हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि उसको शॉर्ट में हम लोग पीजीबीपी बोलते हैं। ठीक है, એટલે કે ધંધા કે વ્યવસાયનો નફો અને લાभ। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज मैं आप लोगों को सारे प्रोविजंस जितने भी है वो आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है मोर देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्ट टैक्स इनकम ફ્રોમ ધીસ હેડ। ઠીક है, એટલે કે પ્રત્યક્ષ કરની આવક બે તૃતીયાંશ ભાગ એ આ શીર્ષકમાંથી આવે છે। उसके बाद यहाँ पे है इनकम दैट आर इंक्लूड इन पीजीबीपी हेड, એટલે કે पीजीबीपी शीर्षक हेठળ समावेश થતી આવકો। तो उसमें फर्स्ट है यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, लगे सरकार तरफ थी मॉडल निकास प्रोत्साहन। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ एंड बेनिफिट्स, उसमें मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। और यहाँ पे इन कैश ऑफ काइंड अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, એટલે કે લાભનું મૂલ્ય તો દેખરેખ અથવા તો બિન નાણાકીય હોય, કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયમાંથી ઉદ્ભવતી રોકડ હોય। બરોબર। उसके बाद आगे यहाँ पे है एनी सम रिसीव्ड अंडर ऑन agreement for not carrying out business activity is also included in PGBP head, એટલે કે વ્યવસાય પ્રવૃત્તિ ન કરવા માટે કરાર હેઠળ મળેલી કોઈ પણ રકમનો પણ સમાવેશ PGBP शीर्षक हेठળ થાય છે। उसके बाद यहाँ पे है जनरली अलोवेबल डिडक्शन, એટલે કે સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય કપાતો। तो उसमें फर्स्ट है यहाँ पे एनी एक्सपेंसेस शुड कंपल्सरी रिलेटेड टू बिजनेस एंड शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेन्डिचर, એટલે કે અંગત ખર્ચા સિવાય જે ધંધા માટેના જ ખર્ચ હોય તેની કપાત મળે। और उसके बाद सेकंड यहाँ पे इफ शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर, એટલે કે અહીંયા આગળ આવશે પ્રકૃતિમાં મૂડી ન હોવી જોઈએ। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस इज अलाउएबल एक्सपेंसेस, बट if it given in serve political party brochure that it is નોટ અલાઉએબલ એક્સપેન્ડિચર, એટલે કે થશે વ્યવસાયના નિયમિત અભ્યાસમાં જાહેરાત ખર્ચમાં કરવામાં આવેલ કોઈ પણ ખર્ચ માન્ય છે, પરંતુ જો તે રાજકીય પક્ષના ब्राउचरमा આપવામાં આવે तो તે अस्वीकार्य गणाશે। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें हम लोगों को डिडक्शन में मिलता है, मगर अगर इसमें कोई भी पॉलिटिशियन के रिलेटेड कुछ भी इसमें है तो वो हम लोग उसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे कंपेंसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर इंजरी और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज अलाउएबल expenditure, but it compensation is paid for an accident of an employee due to an reason which is not connected to employment, then that ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉએબલ એક્સપેન્ડિચર। ઠીક है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે રોજગાર દરમિયાન અકસ્માતને કારણે કર્મચારીને ઈજા અથવા મૃત્યુ માટે ચૂકવવામાં આવતું વળતર એ માન્ય ખર્ચ છે, પરંતુ જો કોઈ કર્મચારીના અકસ્માત માટે વળતર ચૂકવવામાં આવે તો જે રોજગાર સાથે જોડાયેલો નથી તો તે માન્ય ખર્ચ નથી। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है पेंशन एंड ग्रेच्युटी पेड टू एम्प्लॉय इज अलाउएबल एक्सपेन्डिचर, એટલે કે કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવતી પેન્શન અને ગ્રેચ્યુટી સ્વીકાર્ય ખર્ચ છે। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर ऑन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज इज अलाउएबल एक्सपेन्डिचर, એટલે કે થશે કર્મચારીઓને કલ્યાણ માટેના મહેસૂલી ખર્ચ માન્ય ખર્ચ છે। उसके बाद यहाँ पे कमीशन ब्रोकरेज पेड फॉर गेटिंग बिजनेस इज अलाउएबल एक्सपेन्डिचर, એટલે કે કમિશન હોય ધંધો મેળવવા માટે ચૂકવવામાં આવતી દલાલી હોય તે સ્વીકાર્ય ખર્ચ છે। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेड मैगजीन्स इज अलाउएबल एक्सपेन्डिचर, એટલે કે ટ્રેડ મેગેઝિનનું સબસ્ક્રિપ્શન સ્વીકાર્ય ખર્ચ છે। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 9th नंबर का है बिजनेस रिलेटेड taxes like professional tax, sales tax, VAT, GST, banking transaction tax, etc. are allowable expenses, but personal taxes like income tax is not allowable expenditure। ठीक है, એટલે કે થશે વ્યવસાય સંબંધિત કર જેમ કે વ્યવસાયિક કર હોય, વેચાણ કર હોય, વેટ હોય, જીએસટી હોય, બેન્કિંગ વ્યવહાર કર હોય વગેરે તે મંજૂર છે, પરંતુ વ્યક્તિગત કર જેમ કે આવકવેરા સ્વીકાર્ય
स्वीकार्य खर्च नहीं। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयज इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर ओनली इफ प्रोपर TDS इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेન્ટ ऑफ સેલેરી। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કર્મચારીઓના પૂરા પાડવામાં આવેલા ભંડોળમાં યોગદાન માત્ર ત્યારે જ સ્વીકાર્ય ખર્ચ છે जो પગારની ચૂકવણી સાથે યોગ્ય TDS કાપવામાં આવે। बराबर, इसका मतलब ये है कि जब भी जो ओनर होता है वो एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करता है उसके टाइम जो ओनर होता है उसको TDS कट करने के बाद ही सैलरी पे करना होता है। तो अगर उसने TDS यहाँ पे डिडक्ट किया है तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी सैलरी की उसको डिडक्ट में मिलेगा। अगर उसने TDS कट यहाँ पे नहीं किया होगा तो उसको जितनी भी सैलरी की अमाउंट होगी वो डिडक्शन में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का है पेमेंट टू रिलेटिव्स इज अलाउएबल ओनली इफ इट कैन बी ઇનજસ્ટિફાઈ પ્રોપરલી। ઠીક છે, એટલે કે સંબંધીઓને ચૂકવણીની રકમ ફક્ત ત્યારે જ માન્ય છે જો તેને યોગ્ય રીતે ન્યાય ઠેરવી શકાય। ઠીક છે, उसके बाद 12th नंबर का है एनी कैश एक्सपेंडिचर पेमेंट इज अलाउएबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज पर डे। एनी सम पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज नेट અલોએબલ એક્સપેન્ડિચર, એટલે કે 10,000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસની મહત્તમ મર્યાદા સુધી કોઈ પણ રોકડ ખર્ચની મંજૂરી છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है अलोएबल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, એટલે કે ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં સ્વીકાર્ય ખર્ચાઓ। तो उसमें फर्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एज पर लॉ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी पेड टू द पार्टनर ऑन हिज कैपिटल इज 12%। एनी एक्सिस पेड हैज़ टू बी એડેડ બેક ટુ ધ પ્રોફિટ, એટલે કે ભાગીદારોના મૂડી પર કાયદા મુજબ વ્યાજની મહત્તમ રકમ જે ભાગીદારને તેની મૂડી पर चुकवी शकाय ते 12% છે। ठीक है, यानी कि जितना भी पार्टनर ने कैपिटल लाया है उसके ऊपर 12% ही हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद कोई पण વધારાની चुकवणी नफ़ाમાં पाछी उमेरवानी રહેશે। ठीक है, यानी कि 12% के ऊपर जितना भी है वो हम लोग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग टेबल बनाएंगे उसमें। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे है रेम्यूनरेशन और सैलरी पेड टू पार्टनर्स, એટલે કે ભાગીદારોને ચૂકવવામાં આવેલ મહેનતાણું અથવા તો પગાર। तो उसमें ऐसा है कि अगर ऑन फर्स्ट 3 लाख और लॉस, अगर हमारा लॉस है या तो फिर प्रॉफिट हमारा जो आया बुक प्रॉफिट वो 3 लाख तक का ही है तो हम लोग क्या करेंगे 90% लेंगे ऑफ प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, એટલે કે ખોટ હોય અથવા તો પ્રથમ 3 લાખ સુધીનો નફો હોય તો 1.5 लाख के बुक नफ़ा पर 90% पैकी जो वधु होय ते बाद थाय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑन रिमेनिंग 60% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नफ़ो 3 लाख थी वधारे होय तो नफ़ाना 60% लेखे रकम बाद मळे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, એટલે કે वैज्ञानिक संशोधन अंगेना खर्चाओ। तो उसमें यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स बना लिए। ठीक है, इन हाउस यानी कि એટલે કે પોતાનો જ ધંધો હોય તો તેના માટે, और यहाँ पे पेड टू आउटसाइडर એટલે કે બહાર જ્યારે चुकवेल હોય ત્યારે। तो सबसे फर्स्ट मैं इन हाउस लेती हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू बोथ आर अलाउड, એટલે કે મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચ બંને માન્ય છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एनी यूनिट इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, એટલે કે કોઈ પણ એકમ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા હોય। ठीक है, तो उसमें क्या होता है तो प्री commencement 3 years period prior to commencement will be allowed in the year of commencement। ठीक है, એટલે કે ધંધો શરૂ કર્યા પહેલાના 3 વર્ષ દરમિયાન ચૂકવ્યો હોય જ્યાં મૂડી ખર્ચ અને મહેસૂલી ખર્ચ છે તે ધંધો શરૂ કર્યા પહેલાના 3 વર્ષ દરમિયાન ચૂકવ્યો હોય તો પણ તે રકમ ધંધો શરૂ કર્યાના પ્રથમ પાછલા વર્ષ માટે જ મજરે મળી શકશે। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है लैंड एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, એટલે કે જમીન ખર્ચની મંજૂરી મળશે નહીં। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेड टू आउटसाइडर में है फर्स्ट 100% अलाउड इफ गिवन टू एनी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज और अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, એટલે કે જો કોઈ પણ માન્ય યુનિવર્સિટી કોલેજ અથવા માન્ય સંશોધન સંસ્થાએ આપવામાં આવેલ હોય તો 100% મંજૂરી મળશે। और उसके बाद यहाँ पे 100% इफ पेड टू नेशंस यूनिवर्सिटी और IIS। ठीक है, એટલે કે રાષ્ટ્રોની યુનિવર્સિટી અથવા તો IIS ને ચૂકવવામાં આવેલ હોય तो 100% મળશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट्स में दिया है सबसे फर्स्ट यहाँ पे एनी रिजर्व और प्रोविजंस डेबिटेड टू PNL
accounts is to be added back to profit for calculation of income of PGPP. ઠીક છે, એટલે કે પીજીપીપીની આવકની ગણતરી માટે નફા અને નુકસાન ખાતાની કોઈપણ અનામત અથવા જોગવાઈ નફામાં પાછી ઉમેરવાની છે. ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी प्रोविजंस या रिजर्व हम लोगों ने रखा होता है उसकी यहाँ पे हम लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है. ठीक है, तो वो हम लोग क्या बाद में फिर से हम लोग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोग को ऑलरेडी समय बता दूंगी. उसके बाद 13 नंबर का है डोनेशन गिवन आर नॉट अलोवेबल एक्सपेंडिचर, यानी कि એટલે ગુજરાતીમાં થશે દાન અને સખાવત એ ખર્ચાઓ बाद करवानी मंजूरी न મળે. ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग डोनेशन देते हैं उसका यहाँ पे हम लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला. ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का है ड्रॉइंग्स आर ऑफ द पर्सनल नेचर एंड हेंस इट कैन बी ડેબિટેડ ટુ ધ પીએનએલ અકાઉન્ટ. ઠીક, એટલે કે ઉપાડે વ્યક્તિગત છે અને તેથી તેને નફા અને નુકસાન ખાતામાં ઉધાર કરી શકાતું નથી. ઠીક है, उसके बाद 15 नंबर का है दिवाली प्रेजेंट्स गिवन टू एम्प्लॉय आर अलाउएबल टू द एक्सटेंड एज साइंटिफिक बाय ITO, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर. ठीक है, એટલે કે આવકવેરા અધિકારી દ્વારા સંતુષ્ટ થાય તે રીતે કર્મચારીઓને આપવામાં આવેલ દિવાળી ગિફ્ટ વધારવા માટે માન્ય છે. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है डिमर्ज एक्सपेंसिस, એટલે કે डिमर्जर खर्चाओ. तो उसमें यहाँ पे एनी इंटेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, डिमर्ज एक्सपेंसिस एक्सेट्रा आर टू बी क्लेम्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग ફોર ધ યર ઓફ એક્સપેન્ડિચર. ઠીક છે, એટલે કે કોઈ પણ અમૃત સંપત્તિ ઉદાહરણ તરીકે પ્રારંભિક ખર્ચ, ડિમર્જર ખર્ચ વગેરેના દાવાઓ એ ખર્ચના વર્ષથી શરૂ થતા 5 સમાન હપ્તાઓમાં करवाना છે. ठीक है, अभी यहाँ पे इक्वली 5 इंस्टॉलमेंट होगा. उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आएगा प्रोविडेंट फंड, એટલે કે અહીંયા આગળ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં આવશે PF contribution is available as a deduction only if proper TDS is deducted at the time of payment of salary and fund amount deposit to government within due date. ठीक है, એટલે કે અહીંયા થશે પ્રોવિડન્ટ ફંડનો ફાળો પગારની ચૂકવણીના કપાત સમય તરીકે ઉપલબ્ધ છે અને નિયત તારીખે સરકારને જમા કરાવવામાં આવેલી ભંડોળની રકમ. ठीक है, એટલે કે અહીંયા यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोगों ने जो प्रोविडेंट फंड में हम लोग अमाउंट रखते हैं वो प्रॉपर जो डेट होती है उससे पहले अगर हम लोगों ने रख लिया है तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा. अगर वो ड्यू डेट चली गई है तो उसके बाद अगर हम लोगों ने किया आगे प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट होता है वो प्रोविडेंट फंड में रखा, अगर डेट चली जाने के बाद तो हमें कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी चैप्टर के रिलेटेड प्रोविजंस थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सम्स कराऊंगी. ठीक है, तो भी आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.